हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे घटना चक्र की सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं भौतिक विज्ञान, और जो कि आज भौतिक विज्ञान का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16 है, और जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके जो आविष्कार हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। और ये लास्ट चैप्टर है, और यहाँ हमारी जो फिजिक्स है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट आप जो हम पढ़ेंगे, चलिए अभी फ़िलहाल ये कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, यहाँ स्टार्ट करते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक और उनके जो भी आविष्कार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955 की बात है। ठीक है, इनका मतलब इनका ये जन्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इनका जो है टाइम पीरियड है। तो इसमें लिखा है कि 1879 ईस्वी में क्या था, उल्म जर्मनी में जन्मे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जगह का नाम है उल्म, ओके, को आज तक के सर्वाधिक रूप से महानतम माने जाने वाले भौतिक वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। ठीक है, उनका विस्मयकारी वैज्ञानिक जीवन उनके द्वारा 1905 में प्रकाशित 3 क्रांतिकारी शोध पत्र, यानी कि जो रिसर्च पेपर होते हैं, वहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, इन्होंने 3 ऐसे रिसर्च पेपर डाले। ठीक है, ये इनका जन्म देखिएगा, इस लिखा है 1879 में हुआ, और जो पहली शुरुआत कहाँ से होती है, 1905 से। ठीक है, उनके जन्म के कुछ 25-26 साल बाद की बात है। ठीक है, उन्होंने अपने प्रथम जो शोध पत्र यानी कि जो रिसर्च पेपर है उसमें उन्होंने क्या, प्रकाश क्वांटम, जिसे अब फोटोन कहते हैं। गाइस, फोटोन हम जानते हैं क्या होता है। हम कहते हैं जो सूर्य से जो विकिरण आता है वो फोटोन्स के फॉर्म में आता है, जो भी किरणें आती हैं वो फोटोन्स के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्वांटम, या जिसे हम फोटोन कहते हैं, की धारणा को प्रस्तावित किया है। और इस धारणा का उपयोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के उस लक्षण की व्याख्या करने में किया जिसे विकिरणों के चिरसम्मत तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, अपने दूसरे, ये तो उनका था पहला शोध पत्र। दूसरा शोध पत्र, अपने दूसरे शोध पत्र में उन्होंने ब्राउनी गति का सिद्धांत, ठीक है, विकसित किया। कौन सी गति है? सेकंड जो रिसर्च पेपर आता है उसमें आती है बात ब्राउनी गति का सिद्धांत। ठीक है, जिसकी प्रायोगिक पुष्टि कुछ वर्ष पश्चात हुई, और इस सिद्धांत ने द्रव्य के परमाणविक चित्रण के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत किए। किसके? द्रव्य के परमाणविक चित्रण के। ठीक है, अब आता है, ये हो गई आपकी दूसरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे रिसर्च पेपर या शोध पत्र की। तो तीसरे शोध पत्र ने आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने आइंस्टाइन को अपने ही जीवन काल में किंवदंती बना दिया। अगले दशक में उन्होंने अपने नए सिद्धांत के परिणामों का अन्वेषण किया, जिसमें अन्य तथ्यों के साथ साथ द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता को एक सुप्रचलित समीकरण, क्या है, E = mc² द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है, उन्होंने आपेक्षिकता की व्यापक व्याख्या, अपेक्षिकता का व्यापक सिद्धांत की रचना भी की, जो कि गुरुत्वाकर्षण का आधुनिक सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा है, अब नेक्स्ट हमारा वो, वहाँ हम आइंस्टाइन पे कर रहे थे, तो उन्होंने 3 अपने शोध पत्र दिए, जिसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हम बात करेंगे सत्येंद्र नाथ बोस, और इनका जो जन्म है 1894 से लेकर लिखा है 1974 तक की बात है। तो 1894 में कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस उन महान भारतीय भौतिक वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने 20वीं शताब्दी में विज्ञान की उन्नति में मौलिक योगदान दिया था। तो बस एक मिनट, चलिए, ठीक है, मौलिक योगदान दिया था। भौतिकी के आद्योपांत उत्कृष्ट विद्यार्थी रहकर बोस ने 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपना सेवा काल आरंभ किया। कब? 1916। ठीक है, इसके 5 वर्ष पश्चात वे ढाका विश्वविद्यालय चले गए। ठीक है, तब क्या होता था कि जो ढाका था, मतलब जो बांग्लादेश था, वो भारत का ही पार्ट था। ठीक है, तो यहाँ वर्ष 1924 में अपनी प्रतिभाशाली अंतर्दृष्टि से प्लांक नियम की एक नवीन व्युत्पत्ति प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने विकिरणों को फोटोन की गैस के रूप में माना, और फोटोन
स्थायों की गणना की नवीन सांख्यिकी विधियां अपनाई। ठीक है, उन्होंने इस विषय पर एक शोध पत्र लिखकर उन्हें आइंस्टाइन को उन्होंने क्या किया, वो जो भी उनका रिसर्च पेपर था उन्होंने किसको भेजा, आइंस्टाइन को भेजा, और जिन्होंने तुरंत उनके विशाल महत्व को पहचानते हुए इसका जर्मन भाषा में अनुवाद करके प्रकाशन के लिए क्या है भेज दिया गया। फिर आइंस्टाइन ने इसी विधि का अनुप्रयोग अणुओं की गैस पर किया। ठीक है, फिर लिखा है बोस के कार्यों में नवीनतम संकल्पनात्मक अवयव का मूल भाव ये था कि कणों को अविभेद्य माना गया। ठीक है, जो कि उन कल्पनाओं से मूल रूप से भिन्न थी जिन्हें चिर सम्मत मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार के रूप में जाना जाता है। शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी को केवल पूर्णांक प्रचक्रम वाले कणों पर ही लागू किया जा सकता है और अर्ध पूर्णांक प्रचक्रण वाले कणों के लिए जो पाउली अपवर्जन सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं एक नवीन क्वांटम सांख्यिकी की आवश्यकता है। पूर्णांक प्रचक्रम वाले कणों को बोस को सम्मान देने के लिए क्या है, बोसॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर सीवी रमन 1888-1970। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुवनाईकवल में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 11 वर्ष की आयु में पूरी करके प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में स्नातक की उपाधि यानी कि डिग्री जो भी है आपकी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उन्होंने भारत सरकार की वित्तीय सेवाओं में क्या है कार्यभार संभाला। फिर लिखा है कोलकाता में रहते हुए सांध्य काल में उन्होंने डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करना आरंभ कर दिया। उनकी रुचि के क्षेत्र में कंपन, वाद्य यंत्र की विविधता, पराश्रव तरंगे और विवर्तन आदि सम्मिलित थे। वर्ष 1917 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर का पद दिया और 1924 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में उनका जो सोसाइटी के फेलो के लिए क्या निर्वाचन हुआ। 1930 में उनके कार्य जिसे अब रमन प्रभाव के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ वैज्ञानिक और उनके आविष्कार यानी उनके योगदान भी हैं, उनके आविष्कार भी हैं और वो किस देश से हैं ये सब लिखा गया है। तो इसमें कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है, इसमें ये सब आप कंसेप्ट ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है आर्किमिडीज, तो उनका जो आविष्कार या उनका योगदान किस लिए था, उत्प्लावकता का नियम, और लिखा है उत्तोलक का नियम, और ये कहाँ के थे, यूनान के थे। नेक्स्ट है आपका गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली इनका क्या था, जड़त्व का नियम, और ये कहाँ से थे, इटली से थे। फिर क्रिश्चियन हाइगेंस, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो कि थे हॉलैंड से। फिर इसमें लिखा है आइजैक न्यूटन, उनका था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और दूसरा था गति के नियम की बात करी उन्होंने, ये थे हमारे इंग्लैंड से। ठीक है, फिर है माइकल फेराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था, ये भी इंग्लैंड से थे। और लिखा है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था इनका, और क्या था, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये कहाँ से थे, इंग्लैंड से थे। दोस्तों ये सिर्फ आपको याद करने हैं सारे। तो इसमें लिखा है हेनरिक रोनाल्ड हर्ट्ज, तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, ये कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। जगदीश चंद्र बोस आपका अति लघु रेडियो तरंगे, ये कहाँ से हैं, भारत से। एंड WC रोएंटजन, ये इन्होंने किसकी खोज करी, एक्स किरणों की यानी कि एक्सरेज की, और ये कहाँ से हैं, जर्मनी से है। JJ थॉमसन इनका है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये कहाँ से हैं, इंग्लैंड से है। और इसमें लिखा है मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, तो रेडियम और पोलोनियम की खोज करी इन्होंने, और प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया, ये कहाँ से है, पोलैंड से। फिर लिखा है एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश विद्युत नियम दिया इन्होंने, और अपेक्षितता का सिद्धांत की बात की उन्होंने, और ये कहाँ से है, जर्मनी से। फिर है विक्टर फ्रांसिस हैस, तो ये कॉस्मिक विकिरण, और ये कहाँ से है, ऑस्ट्रिया से। फिर लिखा है R.A. मिलिकन इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, अमेरिका से है ये। और फिर लिखा है क्या है, रदरफोर्ड परमाणु का नाभिकीय निदर्श, ये कहाँ से है, न्यूजीलैंड से। नील बोर ने क्या दिया,
क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं का क्वांटम निदर्श, ये है आपके डेनमार्क से। फिर चंद्रशेखर वेंकट रमन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, ये कहाँ से है? भारत से। फिर है लुइस विक्टर द ब्रॉगली, ये द्रव की तरंग प्रकृति की बात करी उन्होंने, और ये कहाँ से? हमारे फ्रांस से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हमने क्या है? मेघनाथ साहा, ये है तापीय आयनन, ये है भारत से। फिर है सत्येंद्र नाथ बोस, जो क्वांटम सांख्यिकी की बात करी इन्होंने, ये है भारत से। फिर है वॉल्फ गैंग पॉली, ये अपवर्जन नियम दिया इन्होंने, और ये है ऑस्ट्रिया से। और एनरिको फर्मी, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की बात करी, कहाँ से है? इटली से। फिर है इसमें वर्नर हेजेनबर्ग, ये क्वांटम यांत्रिकी और अनिश्चितता सिद्धांत दिया, जर्मनी से है। फिर है पॉल डिरैक, तो ये अपेक्षित की इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्वांटम सांख्यिकी, ये है आपके इंग्लैंड से है। एडविन ह्यूबल प्रसारी विश्व, और ये कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। फिर लिखा है अर्न्स्ट और लैंडो, ये है साइक्लोट्रॉन की बात करिए, अमेरिका गाइस, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में आप जानते होंगे। फिर इसमें लिखा है जेम्स चैडविक, जो कि है न्यूट्रॉन, जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी, और ये है कहाँ से? इंग्लैंड से। फिर आपके नेक्स्ट हैं हिडेकी युकावा, जापान के, देखिए जापान के हैं, और नाभिकीय बलों का सिद्धांत दिया इन्होंने। फिर होमी महावीर जागा, ये आपके भारत से हैं, और इसमें कॉस्मिक विकिरण की सोपानी प्रक्रम की बात करी। फिर है लेव डेविडोविक लैंडो, ये है रशिया से, और इन्होंने संघनित द्रव्य सिद्धांत और द्रव हीलियम, इसकी बात करी। फिर है एस चंद्रशेखर, ये भी भारत से हैं, चंद्रशेखर सीमा और तारों की संरचना तथा विकास की बात करी इन्होंने। फिर आते हैं आपके जॉन बॉडेन, ये आपके अमेरिका से हैं। इनमें ट्रांजिस्टर की का आविष्कार किया, या उसकी खोज मतलब इनका आविष्कार है, और अति चालकता का सिद्धांत दिया इन्होंने। और C.H. टाउन्स, ये अमेरिका से हैं, और इन्होंने मेसर और फिर लेज़र का आविष्कार किया। फिर है अब्दुस सलाम, ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। दुर्लभ और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण इनके द्वारा जो है आविष्कार किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है भाप इंजन, यानी कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, यहाँ लिखा है टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक सिद्धांत की बात हुई है, मतलब प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि जो भाप इंजन है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? वो करता है ऊष्मागतिकी के नियम पर काम करता है भाप इंजन। फिर लिखा है नाभिकीय रिएक्टर, ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। फिर रेडियो एवं टेलीविजन किस पे करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण, संसूचन। ठीक है, कंप्यूटर किस पे करता है? अंकीय तर्क पे और अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन। ओके, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन ये किस पे है? अति चालक पे, यानी सुपरकंडक्टर। फिर है लेजर, आपका विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि रॉकेट नोदन, यानी कि न्यूटन के गति के नियम पर, और लिखा है विद्युत जनित, यानी कि जनरेटर। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जल विद्युत शक्ति आपकी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ओके, मतलब ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्या? जल विद्युत शक्ति। फिर इसमें लिखा है वायुयान तरल गतिकी ने बर्नौली का सिद्धांत। फिर है कण त्वरण, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति। फिर लिखा है सोनार, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन। फिर है प्रकाशिक रेशे, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक रेखा जो होता है ना, जैसे ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर लिखा है अपरावर्ती आवरण, तनु फिल्म प्रकाशीय व्यतिकरण। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फिर लिखा है कि प्रकाश विद्युत सेल, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पे कार्य करता है। फिर लिखा है संलयन परीक्षण रिएक्टर, प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध। फिर है बृहत मीटर वेब रेडियो और टेलीस्कोप। लिखा है कॉस्मिक रेडियो किरणों का संसूचक। फिर लिखा है बोस आइंस्टाइन दाब, यानी कि लेजर पुंजों और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण और शीतलन।
तो गाइस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको इसमें सिर्फ क्या है, इसे याद करना है, आपको रटना है। कॉन्सेप्ट जैसे इसमें फ़िलहाल कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया या क्या उनका योगदान रहा। तो इसमें लिखा है मशीन गन का आविष्कार किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि जेम्स पकल 1667 से 1724 एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील, लेखक थे। ठीक है। 1718 में उन्होंने एक बहुत शॉटगन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा गया। कब की बात है ये? 1718 की बात है, 1718 की बात है। तो इन्होंने किसका आविष्कार किया है? मशीन गन का। इसलिए उन्हें क्या है, मशीन गन का पिता यानी कि फादर ऑफ मशीन गन कहा जाता है। फिर इसने लिखा है कि J.L. बियर्ड ने टेलीविज़न, और इसने लिखा है क्लार्क बेंच ने पेट्रोल चालित कार का आविष्कार किया है। ठीक है, 2 और इसमें दे दिए हैं। एक बियर्ड है जिन्होंने टेलीविज़न किया है, और जो कार्ल बेंच हैं उन्होंने पेट्रोल चालित कार का किया है। और आपका जेम्स पकल है, उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया गया, सभी हमने पढ़ा। ठीक है, मशीन गन का आविष्कार किया है इन्होंने। ठीक है, किसका किया है? हाँ, मशीन गन का आविष्कार किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर है गैलीलियो। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें लिखा है थर्मामीटर या थर्मोस्कोप का जो आविष्कार है, इटली के प्रसिद्ध भौतिकविद हैं आपका गैलीलियो, इन्होंने किया है। तो गाइज ये सब आपको रटने पड़ेंगे। अब लिखा है दूरबीन का आविष्कार किया गया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया। तो दूरबीन का आविष्कार जो है 1609 में इटली के जो वैज्ञानिक हैं आपके गैलीलियो ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप हम किसके लिए करते हैं? बहुत छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए। तो इसमें लिखा है सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आँखों से ना दिखने योग्य सूक्ष्म और पास की वस्तुओं को देखा जा सकता है। लिखा है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो इसका नाम है आइस क्यूब। तो यहाँ लिखा है दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम क्या है? न्यूट्रिनो दूरबीन है, और अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन की जो डिज़ाइन है विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। ठीक है, इसका नाम क्या है इसका नाम है आइस क्यूब, और ये है कहाँ पे इस वक्त? अंटार्कटिका। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं और इसका आविष्कार या इसकी खोज किसने करी है। तो आइए इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? टाइपराइटर का जो आविष्कार है सोल्स ने किया है। कब? 1867 में किया है। फिर एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया है? आपका रोएंटजेन ने किया है। ठीक है, विल्हेम्स रोएंटजेन ने किया है, 1895 में किया है। रेडियो का आविष्कार मरकॉनी ने किया है, 1901 में किया है। और सेफ्टी लैम्प का डेवी ने किया है। डेवी ने इसका सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया है। फिर इसमें लिखा है रोएंटजेन, विल्हेम्स रोएंटजेन ने किया है। तो अभी हमने पढ़ा कि एक्स रेज का किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार? तो रोएंटजेन ने किसका किया है? फिर वही है एक्सरे मशीन। जर्मन वैज्ञानिक हैं विल्हेल्म रोएंटजेन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया गया है। 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो इन्हीं के आविष्कार को दिया, मतलब एक्सरे का आविष्कार किया था, इसलिए इनको दिया गया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार मतलब किसने जीता? ठीक है, तो इसमें लिखा है विलियम हेनरी ब्रैग। ओके, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ लिखा है कि ब्रिटिश भौतिक एवं रसायन विज्ञानी विलियम हेनरी ब्रैग ने वर्ष 1915 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया। ठीक है, अपने पुत्र के सहयोग से इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया और इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट किया। परमाणु और क्रिस्टल के विन्यास को क्या किया इन्होंने? स्पष्ट किया। चलिए फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें फिर वैसे ही कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं और यहाँ उनके आविष्कार हैं। तो डायरेक्ट देखते हैं थोड़ा सा।
लिखा है जॉन गुटनबर्ग, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। डब्ल्यू के रोएंटजन ने किसका किया? आपका अभी हमने पढ़ा था एक्सरे का किया। डायनेमो का किसने किया? माइकल फेराडे ने किया। और फिर लिखा है टेलीफोन का किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ये तो आई थिंक सभी जानते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये भी आई थिंक सब जानते हैं, जिसका आंसर है आपका जेम्स वॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखते हैं। इसमें लिखा है 1698 में थॉमस सेरवी ने पहला क्रियात्मक भाप चालित इंजन का निर्माण किया था। ठीक है, 1712 में थॉमस न्यूकोमन ने पहले व्यावसायिक भाप के इंजन का निर्माण किया था। दोनों ही इंजन खदानों से पानी निकालने के लिए प्रयोग होते थे। फिर स्कॉटलैंड के एक आविष्कारक थे जिनका नाम था जेम्स वॉट। उन्होंने इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे इन इंजनों का प्रयोग खदानों से पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी संभव हो सका। यही कारण है कि जेम्स वॉट को भाप इंजन का आविष्कारक माना जाता है। इनफैक्ट इनसे पहले भी हो चुका था, बट माना ही नहीं जाता है। तो लिखा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो गाइस ग्राहम बेल ने किया। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने करी? तो ये करी थी थॉमस एडिसन ने। ठीक है, और कहाँ के थे ये? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इंजन की खोज किसने करी? तो ये करी डैम्लर ने। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है डीजल इंजन की खोज किसने करी? रूडोल्फ डीजल ने करी थी, 1895 में की थी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है सेफ्टी लैम्प की खोज किसने करी थी? डेवी ने करी थी। फिर इसमें लिखा है कार्ब्यूरेटर की खोज किसने करी थी? जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, डैम्पलर ने की थी, 1876 में की थी। गैस इंजन की खोज किसने करी थी? डैम्पलर ने की थी। और क्वेश्चन हमारा था गैस इंजन। ओके, डैम्पलर है। फिर इसमें लिखा है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसमें लिखा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? लेविस एडसन वाटरमैन ने 1883 में न्यूयॉर्क शहर में किया था। और वाटरमैन ने अपने इस उत्पाद का पेटेंट कब करवाया? उन्होंने 1884 में किया। मतलब आविष्कार 83 में और पेटेंट 84 में, 1884। फिर इसमें लिखा है कि रडार का आविष्कार किसने किया, यानी कि कौन थे आविष्कारक? तो लिखा है यहाँ पे स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के भौतिकविद रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने 1930 में पहली प्रायोगिक रडार यानी कि रडार, ठीक है, रडार व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमले में पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। कब इसको यूज़ किया था? वर्ल्ड वॉर 2 में किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। किसकी फुल फॉर्म है? ये रडार की। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिखा है एल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो अभी हमने देखा, ठीक है, ये है डायनामो का आविष्कार, सॉरी डायनामाइट का आविष्कार किया था इन्होंने, एल्फ्रेड नोबल ने। और इसमें लिखा है ये कहाँ के हैं? स्वीडिश वैज्ञानिक हैं एल्फ्रेड नोबल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। और विश्व प्रसिद्ध जो नोबल पुरस्कार है इनके ही द्वारा स्थापित न्यास द्वारा यानी कि ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? आपके ये है एल्फ्रेड नोबल। और कौन सा? नोबल पुरस्कार। और इन्होंने किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का। फिर लिखा है टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था 1926 में। फिर एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया। फिर लिखा है जे.एल. बेयर्ड, अभी हमने पढ़ा, ये इन्होंने किया है टेलीविजन का आविष्कार। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया है? तो ये है आपके पहले है मैमिन। ठीक है, थियोडोर मैमिन। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है कि लेज़र का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैमन ने किया था। और ये जो है 1960 को रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुए। ठीक है, किससे? रूबी क्रिस्टल से। कौन सा कलर? रेड कलर। ठीक है, तो इसमें लिखा है लेज़र की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है क्या? लेज़र। ओके, तो हालांकि कुछ लोग गार्डन गुड को भी जो है लेजर का प्रथम आविष्कारक की संख्या देते हैं। यानी कि अभी यहाँ दो नाम आ गए, एक नाम आ गया गार्डन गुड और दूसरा नाम आ गया आपका थियोडोर मैमन। ठीक है, तो अब क्या लिखा है? लेकिन जो गुड है, गुड ने मैमन के मैमन से पेटेंट बाद में मिलने के कारण क्या है? थियोडोर मैमन को ही हम आविष्कारक मानते हैं। किसका? लेज़र। मतलब दोनों थे, बट जो पेटेंट है वो पहले किसको मिलता है? थियोडोर मैमन को मिलता है। लेकिन इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया? तो गाइस ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन।
लिखा है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका आंसर है बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है। सभी पेनिसिलिन जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक होते हैं और ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग में लाए जाते हैं जो आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। ठीक है, कौन से ग्राम पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं, उनके प्रयोग में उनसे बचने के प्रयोग में लाया जाता है। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जो है 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको दिया जाता है। पेनिसिलिन का कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ये बताने, तो इसका आंसर है ये, इसमें लिखा है पर्किंस पेनिसिलिन के हैं, गलत। हमने अभी क्या पढ़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका पेनिसिलिन के हैं। बाकी जेम्स वॉट आपके किसके हैं, वाष्प इंजन या भाप इंजन आप कह सकते हैं, और A.G. बेल आपके जो हैं आपके टेलीफोन के हैं, ग्राहम बेल। ओके, फिर उसके बाद लिखा है J.L. बेयर्ड आपका टेलीविज़न के हैं, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार ऊपर। ये क्वेश्चन जहाँ मैंने आर लिखा है गाइस, ये आप लोग पढ़ लीजिए, रिपीट हो रहा है, ये वाला भी रिपीट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट ना। फ्लेमिंग, फिर ये भी आपका रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है, मतलब कौन सा सही है। ओके, तो चलिए इसका मतलब बताना है, इसे मैच करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है रेडियम तत्व की जो खोज है वो किसने की है, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, बहुत सिंपल है। क्यूरी याद रखिए आप, रेडियम रेडियो एक्टिवता ऐसे करके आएगा क्यूरी। ठीक है, तो 1898 में किया। तो पेनिसिलिन अभी हमने पढ़ा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। एक्सरे हम पढ़ चुके हैं 1895 में, कौन, रोएंटजेन। फिर है एडवर्ड जेनर, ये एक नया आ गया, इन्होंने चेचक के टीके की खोज करी है। कब करी है, 1796 में। मतलब इस वाले में आपके लिए क्या नया है, इस वाले में आपके लिए सिर्फ ये नया है, एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज करी, ये अलग है, बाकी हम बहुत बार ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर इसमें देखिए लिखा है आर, यानी कि ये रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, कुछ वैज्ञानिक हैं, उनके आविष्कार हैं, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, फिर पता चलेगा इसमें नया क्या है जो हमने नहीं पढ़ा। इसमें लिखा है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, स्वीडन के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। इन्होंने क्या, डायनामाइट। ओके, तो इनने अल्फ्रेड नोबेल, मतलब ये जो है ना बर्नार्ड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया गया है, नहीं तो हम ये पढ़ चुके हैं अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, डायनामाइट का। ठीक है, नामक विस्फोटक का आविष्कार किया। फिर पेनिसिलिन भी हम गाइस पढ़ चुके हैं अभी। फिर लिखा है चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का जो सिद्धांत है उसका जो है आपका प्रतिपादन किसने किया, चार्ल्स डार्विन ने किया। तो इसमें अभी नया कौन सा आया है, सिर्फ और सिर्फ चार्ल्स डार्विन। फिर मैडम क्यूरी, अभी मैंने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूरी याद रखिएगा, तो क्यूरी से आप क्या याद रखेंगे, रेडियम। तो यहाँ भी ऐसा क्या है, सिर्फ चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत, ये नया है, बाकी सब पुराना है। अब यहाँ बात करी है ब्लैक होल, बहुत आपने ये वर्ड बहुत ज़्यादा सुना होगा जियोग्राफी में। तो ब्लैक होल एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसमें खिंचाव से बच नहीं सकता। यानी इसने कहा कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है या जो पावर बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसमें से प्रकाश भी चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो लिखा है भारतीय वैज्ञानिक खगोलविद, क्या नाम है, चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन, चंद्रशेखर, और इनका क्या है, इन्होंने किसका प्रतिपादन किया, चंद्रशेखर सीमा का। तो उनके सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने कहा कि एक द्रव्यमान ये प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ये ज़्यादा अपने भार में वृद्धि नहीं कर पाते, अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। मतलब ये अपने द्रव्यमान में क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, और एक सीमा के बाद आके क्या है, वो उस द्रव्यमान में और वृद्धि नहीं कर पाते, और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, ब्लैक होल। और
उन्होंने बताया कि जिन तारों का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.44 गुना अधिक हो जाता है तो अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाता है। यानी इसने कहा अगर कोई तारा है आपका और ये सन है, सन का जो भी द्रव्यमान है उसका 1.44 गुना अगर इस तारे का द्रव्यमान हो जाता है तो ये क्या होता है, सिकुड़कर बहुत भारी हो जाता है। ठीक है, और इस योगदान के लिए जो हम बात करें चंद्रशेखर, तो उनको 1983 में भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 1983 में किसको सम्मानित किया गया था, ब्लैक होल का थोड़ा बहुत उन्होंने दिया, किन्होंने, चंद्रशेखर ने दिया। ठीक है, तो हाल ही में जो है खगोलविदों ने इवेंट होराइजन दूरबीन, ये एक दूरबीन है जिसका नाम है इवेंट होराइजन, की मदद से किसी ब्लैक होल का जो है प्रथम चित्र लेने में सफलता प्राप्त की। हाल ही का मतलब है, अब ये कहानी है आपकी बहुत पुरानी नहीं है, 2019 की बात है गाइस। तो आपने शायद न्यूज़ में सुना होगा 2019 में बहुत आ रहा था कि क्या है, एक ब्लैक होल का जो आपने मतलब यहाँ वैज्ञानिकों ने क्या लिया था, चित्र लिया था, जो कि पॉसिबल नहीं था बट ये हुआ। ठीक है, तो किस दूरबीन से इन्होंने लिया, इवेंट होराइजन दूरबीन, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट था उस वक्त। ठीक है, आज भी है। तो इसमें लिखा है वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था। ठीक है, इसमें लिखा है नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। फिर लिखा है विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे, तो गाइस खगोल शास्त्र के बारे में। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ खगोल शास्त्र से संबंधित है। व्हाइट ड्वार्फ यानी कि सफ़ेद बौने तारे, अभी जैसे कि हमने पढ़ा था, अभी हम ब्लैक होल जो पढ़ रहे थे उसमें यही लिखा हुआ था को डीजनरेट स्टार। ठीक है, यानी कि क्षय तारा के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट। ओके, तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे जो है मृत होकर जो है क्या बनाते हैं, व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। मतलब इसमें एक द्रव्यमान है, जैसे सूर्य का कुछ भी सपोज x द्रव्यमान है सूर्य का, अब यहाँ पे आता है 1.44x। ठीक है, ये जो सीमा है ये किसने दी है, ये होती, इस सीमा को हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो, और इस द्रव्यमान से ऊपर जाते हैं तो इसने कहा क्या, इस द्रव्यमान से जब नीचे जाते हैं तो क्या वो व्हाइट, जो भी तारा है इस द्रव्यमान से नीचे जाता है तो क्या वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। तो इसमें लिखा है ये किसने कहा, ये बोला है एडविन हबल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है प्रख्यात अंतरिक्ष विज्ञानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अभी हमने पढ़ा चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर ने कृष्ण वीवर सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया। अभी हम ब्लैक होल में पढ़ के आए ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने अपने अनुसंधान से यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत तारे होकर, मतलब ये क्या होता है, इनकी जो उम्र होती है, मतलब क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म होते होते एकदम खत्म होने वाला होता है। तो जो ये है मृत होकर क्या है, व्हाइट ड्वार्फ यानी कि सफ़ेद वामन तारे में बन जाता है। ठीक है, यानी कि अगर वो 1.44 जो है गुना सूर्य के जो द्रव्यमान होता है उससे कम होता है, तब इतना गुना कम हो जाता है, इससे कम हो जाता है तो क्या होता है, ये व्हाइट वामन बनता है, मतलब व्हाइट ड्वार्फ बनता है। ठीक है, अब लिखा है प्रकाश वैद्युत जो प्रभाव है उसके आविष्कारकता, मतलब इसका आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो इसका आविष्कार किया है आपका हर्ट्ज। ठीक, इसमें पढ़ेंगे, इसमें लिखा है किसी पदार्थ द्वारा बहुत ही छोटी तरंगदैर्घ्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप उसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। मतलब इसने कहा कि बहुत ही छोटी द्रव्यमान के विद्युत चुंबकीय विकिरण, मतलब एक कोई तरंग है, कोई वेव है, ठीक है, जिसका जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत ही कम है। तरंग दैर्घ्य कम है, इसका मतलब जो इसकी आवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा होगी। मतलब एक कोई वेव है जिसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ऊर्जा के अवशोषण के फलस्वरूप जब ये तरंग गिरती है तो क्या होता है, ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, देखिए एक फिर से समझते हैं, कोई एक पदार्थ है उस पर कोई आके तरंग गिरती है, ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंगदैर्घ्य है वो कम है, आवृत्ति इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। आप ऐसा समझिए वो क्या हो जाता है, मुक्त, यानी कि उसका उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, तो हम ये जो पूरा प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इस प्रभाव की खोज 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने की, और इस घटना को हर्ट्ज प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। आइंस्टाइन को, अब ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा लिखा है, आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और उसके नियम के आविष्कार का श्रेय दिया गया। किसको, आइंस्टाइन को। ठीक है,
इन्होंने क्या करी, व्याख्या और उसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्रदान है, और इस कार्य के लिए जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार मिलता है उनको। लिखा है आइंस्टाइन को जो है नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया, तो इसमें लिखा है डी प्रकाश विद्युत प्रभाव, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है भाई। फिर इसमें है जो हमने यहाँ लिख रखा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गाइस, यहाँ पे मैंने लिख रखा है आर, यानी कि रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए इसमें भी लिखा है आर, वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है हमारा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लिखा है आइंस्टाइन के E=mc² समीकरण में c क्या है। c होता है आपकी प्रकाश की गति, ठीक है, और इसकी जो वो होती है क्या बोलते हैं, c क्या है, प्रकाश की गति है, और c की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक्चुअली हम जानते हैं प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होती है, इससे तेज किसी की होती ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत बेकार है, बट हाँ ठीक है, वायलिन बजाते थे। ये उत्तराखंड PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें लिखा है भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, ठीक है, किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। यानी कि चतुर्थ आयाम, जैसे कि हम क्या बनाते हैं, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे करके आप कुछ लेते हैं, X Y Z ऐसे करके आप ग्राफ में लेते हैं, ठीक है, आयाम। तो चतुर्थ आयाम आया तो किसने दिया, आइंस्टाइन ने दिया। आइए देखते हैं, विख्यात वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसी भौतिकी परिघटना या घटना को संदर्भित करने के लिए XYZ निर्देशांकों के साथ क्या दिया, टाइम को भी एक आयाम मानकर चतुर्थ आयाम को भी आवश्यक बताया, और सैद्धांतिक रूप से इसे इसे सिद्ध करके दिखाया, ठीक है। तो मतलब इन्होंने कहा कि जैसे हम लोग ये बनाते हैं ना, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, उसके साथ उन्होंने क्या दे दिया, चतुर्थ, यानी कि टाइम। चलिए आगे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ओके। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ठीक है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को जो है आपका वार्प करता है, ठीक है। लिखा है उपयुक्त में से एल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षितता के सामान्य सिद्धांत के भविष्यगत कौन से हैं जिसकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है, ओके। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। तो देखिए लिखा है विशालकाय पिंडों जैसे कि न्यूट्रॉन तारा हो गया या ब्लैक होल में से होकर गुजरने के दौरान प्रकाश में झुकाव उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि पहला वाला हमारा सही है। देखिए क्या लिखा था यहाँ पे, इसमें लिखा था जो प्रकाश है गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। अगर ब्लैक होल, हमने अभी पढ़ा था पहले भी कि ब्लैक होल में अगर कोई प्रकाश जाता है, मतलब अगर ब्लैक होल का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें अगर कोई प्रकाश जाता है तो वो वापस से जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि वो प्रभावित होता है। प्रकाश के द्वारा किससे प्रभावित हो सकता है, आपका ब्लैक होल हो गया, आपका न्यूट्रॉन तारा हो गया, इससे प्रभावित हो सकता है, ठीक है। दूसरा लिखा है आइंस्टाइन के भविष्य कथन के अनुरूप खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का लगातार समय के साथ क्या है, तेजी से विस्तार हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है हमारा सेकंड वाला। इसमें ये कह रहा है कि क्या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे कि ये आपको कैसे पता चल सकता है, तारों के कलर से। हालांकि ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम समय में हो रहा है, ये हजारों लाखों वर्षों में ऐसा हो रहा है। ऐसा दिखता है कि कलर जो है चेंज होता जाता है, तो आप समझिए कि हाँ, तारा जो है आपसे दूर जाता जा रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है। फिर लिखा है पदार्थ यानी ग्रह तारे अपने चारों ओर के दिक्काल में कुंचित करते हैं, बिल्कुल सही है गाइस। ये तीनों ही हमारे ऑप्शन सही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया। ये आंसर है आपका KV फिश को इसके लिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए KV फिश को 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब लिखा है CV रमन जो है आपके सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब, 1930 में दिया था। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इसमें लिखा है भौतिक विज्ञानी CV रमन को रमन प्रभाव, इनका क्या था, रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए उनके आविष्कार की तिथि जो है 28 फरवरी को प्रतिवर्ष हम 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और इन्हीं की वजह से मनाते हैं। रमन प्रभाव इन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये कब उनको नोबेल मिला है, 1930 में।
लिखा है, सेम क्वेश्चन है गाइज, ये 46 वाला है, सीवी रमन का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम वही है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। ये भी सेम क्वेश्चन है गाइज, ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, कुछ इसमें नया नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि किस वैज्ञानिक का जन्मदिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? सीवी रमन। ओके, ये आंसर हो गया आपका सी। आके इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है सीवी रमन का। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिलता है ना, वो 28 फैब में मिलता है। ठीक है, इन्हीं के उस पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो यहाँ पे जो है आंसर होना चाहिए, तो ये हो गया। ये इनका जन्मदिन नहीं था। ठीक है, इनका जन्मदिन जो है वो है आपका 7 नवंबर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, जन्मदिन के लिए नहीं मनाया जाता है। ओके, तो इसमें लिखा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है प्रति वर्ष जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? इनको रमन प्रभाव की उन्होंने क्या करी थी? खोज करी थी, और उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इसमें लिखा 1988 में क्या है, किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है? 1988 में। ठीक है, किसकी? सीवी रमन की मनाई जाती है। तो गाइस ये थोड़ी बहुत किसी के बर्थ डेट हैं और कुछ नहीं है। इसमें लिखा है चार्ल्स डार्विन, ये कब हुए थे? 12 फरवरी 1809 से लेकर 19 अप्रैल 1882 ओके तक इनका है। और फिर है रामानुजन गणितज्ञ के लिए। ठीक है, ये थे आपके 1887 से लेकर 1920 तक थे। आइंस्टाइन का द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, 1905 में जो है प्रस्तावित किया गया था। और सीवी रमन का है 1888 से लेकर है 1970 तक। ठीक है, तो 1888 के लिए गाइस हम 1888 के लिए किसको? सीवी रमन को क्या मनाया जाता है? किसकी जन्म शताब्दी मनाई जाती है? सीवी रमन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो हमारा आईएएस का है, और ये है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो गाइस आप पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर लिखा निम्नलिखित वैज्ञानिकों से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया? ठीक है, अब यहाँ बात है ना कि सापेक्षता का सिद्धांत नहीं है, अब यहाँ है नवीन सापेक्षता। तो ये किसने किया? नार्लिकर ने, जेबी नार्लिकर। ओके, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है जेबी नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड हॉयले के साथ मिलकर आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था उसमें क्या किया? कुछ संशोधन किया, यानी कि उसको थोड़ा सा अमेंडमेंट किया, उसमें मतलब थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया। तो लिखा है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक जो है किस वैज्ञानिक को माना जाता है? क्या परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ओके, पढ़ते हैं इसमें। तो लिखा है कि डॉक्टर जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे, और इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, वही क्वेश्चन नंबर 54 है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब है स्टीफन हॉकिंग। ये गाइस नाम आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, तो ये क्या है? वैज्ञानिक है। ओके, तो लिखा है स्टीफन विलियम हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटानिया यानी कि ब्रिटेन के हैं भौतिक शास्त्री थे। और इसमें मोटर न्यूरॉन बीमारी, इनकी जो बीमारी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है वो है मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। और 2018 में क्या होता है? उनका निधन हो जाता है। कब? 14 मार्च 2018। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय में अनुसंधान किया है? मतलब किसमें मतलब इन्होंने भौतिक विज्ञान में भी किया है और जीव विज्ञान में भी किया है। किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, देखते हैं भौतिक विज्ञान में क्या किया इन्होंने, जीव विज्ञान में क्या किया। तो जगदीश चंद्र बोस जो है भारत के प्रख्यात भौतिकविद और जीव और वनस्पति विज्ञानी थे। ठीक है, तो इन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव सिग्नल के विषय में अनुसंधान के साथ, मतलब भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो रेडियो माइक्रोवेव सिग्नल आ गया, उसके साथ क्या वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, उन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध, ठीक है, पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए क्या क्रॉस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। मतलब जैसे कि कोई पौधा है और विभिन्न उद्दीपन के खिलाफ अब इनकी क्या प्रतिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्रॉस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। इससे ये उनकी जो प्रतिक्रिया है, ठीक है, यानी कि उनका जो रिएक्शन है वो आप वो जान सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका कुछ वैज्ञानिक हैं और उनके आविष्कार वही सब है, उन्होंने क्या योगदान दिया या उनके आविष्कार के। आइए पढ़ते हैं। लिखा है डॉक्टर राजा
रमन्ना भारत के प्रसिद्ध नाभिकीय भौतिकविद थे। उन्हें भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। ठीक है, अब लिखा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, अब देखो हमने इसमें थोड़े नाम हैं। पहला नाम ये हो गया डॉक्टर राजा रमन्ना। ओके, इन्हें किस लिए? देखिए, नाभिकीय कार्यक्रम के लिए। दूसरे आपके हो गए MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इनको वैसे किसके लिए दिया गया था? हरित क्रांति के लिए, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जनक है भारत में अगर हम बात करें तो डॉक्टर स्वामीनाथन है। ठीक है, अब तीसरी बात लिखा है प्रोफेसर UR राव, प्रसिद्ध अंतरिक्ष विज्ञानी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। किसके? इसरो के। ठीक है, फिर है मेघनाथ शाह, चौथे हो गए आपके मेघनाथ शाह। ठीक है, ये क्या सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भारतीय खगोल विज्ञानी है और वे साहा समीकरण, क्या समीकरण आया? मेघनाथ शाह का साहा समीकरण के प्रतिपादक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चार थे, चारों हमने पढ़ लिए। फिर ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज, आप पढ़िए इसको। फिर लिखा है भारत के अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? ठीक है, तो अणु बम के विकास में कौन है? राजा रमन्ना। ओके, अभी ऊपर भी हमने क्या पढ़ा था? नाभिकीय कार्यक्रम और अणु बम, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो कौन है? राजा रमन्ना। तो लिखा है यहाँ पे भौतिक विज्ञानी राजा रमन्ना वर्ष 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के मुख्य सूत्रधार थे। ठीक है, इस 1974 में हुआ क्या था? यहाँ पे क्या हुआ था? पोखरण हुआ था, राइट। तो वो राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो लिखा है वे विखंडन भौतिकी के विकास से संबंधित थे। वे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बाग के निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे और 2004 को मुंबई में उनका क्या हुआ? निधन हो गया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, आइए हम इसकी व्याख्या देख लें। लिखा है अच्छा, नाम देख लेते हैं कौन कौन है। इसमें नाम लिखा है हरगोविंद खुराना, S चंद्रशेखर, CV रमन, जगदीश चंद्र बोस। ओके, तो इसमें लिखा है हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, एक हो गए। दूसरे आपके CV रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। तीसरे हैं आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब अच्छा, चौथे लिखा है जगदीश चंद्र बोस नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। मतलब किसको नहीं मिला है? जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन गाइज। अभी जो व्याख्या है उसी से रिलेटेड होगा। CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1930 में मिला है। फिर लिखा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ठीक है, इसमें लिखा है प्रोटॉन के संश्लेषण के लिए। ओके, सॉरी, प्रोटोनिक प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसको? हरगोविंद खुराना। तो इसमें लिखा है हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल W नीरेनबर्ग और क्या है रॉबर्ट W हॉली के साथ क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इनके द्वारा किए गए अनुसंधानों से पता लगाने में मदद मिली है कि कोशिकाओं के आनुवांशिक कोड को ले जाने वाले जो न्यूक्लिक अम्ल हैं, ठीक है, में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार क्या है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। फिर लिखा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था। ठीक है, अभी क्या नाम हमने पढ़ा है? DNA गाइस हम जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, DNA और RNA की बात है तो हमने क्या नाम पढ़ा था? हरगोविंद खुराना। क्या नाम पढ़ा है हमने यहाँ पे? हरगोविंद खुराना। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? DNA संश्लेषण की बात हो रही है तो हम बात करेंगे हरगोविंद खुराना की। फिर लिखा है ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। किसने दिया है? ये दिया है MN साहा ने। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें लिखा है MN साहा का महत्वपूर्ण योगदान ऊष्मीय आयनन सिद्धांत प्रतिपादित करना रहा है। फिर HJ भाभा को अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत और भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जाना जाता है। CV रमन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव, क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन और खोज के लिए, और जो आपके हैं JC बोस बेतार संचार पौधों में चेतना की खोज और क्रिस्कोग्राफ के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। फिर लिखा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लेवोजियर को। ठीक है, लिखा है एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो गाइज यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। छोटा ही चैप्टर था और इसमें सारी चीज़ें रटने वाली हैं। और इसके बाद एक लास्ट है विविध। तो गाइज ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप
अगर होगा तो मैं इसकी जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ ये चैप्टर ख़त्म है। आज हमारी जो है फिज़िक्स भी कंप्लीट हो गई है। हमारी घटना चक्र के सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। सिलेबस मैंने दिया था उसमें आप देख सकते हैं सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी अब नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।